21 जून को हम लोग 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। 10 साल पूरे कर चुके हैं और 11वें की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन 10 सालों में योग दिवस को लेकर के हमारी क्या उपलब्धियां रही और क्या हमने पाया, क्या और पाने की जरूरत है। मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि मतलब योग दिवस को लेकर के क्या और तैयारियां हैं, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो सर, जैसे हम लोग 11वें हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 10 सालों में हमने क्या हासिल किया, उस पर आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। भारत का योग, हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने भारत की इस सनातन विधा को सारी दुनिया में इन 10 वर्षों में पहुंचा दिया। और आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई समाज ऐसा नहीं, कोई देश ऐसा नहीं, यहाँ तक कि दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देश भी योग से जुड़ गए हैं। दुनिया को यह पता हो गया कि योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये शरीर को, मन को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने का इससे बड़ा दुनिया में कोई माध्यम नहीं है। इस बार की थीम भी है एक विश्व एक स्वास्थ्य। तो योग के लिए शायद संपूर्ण विश्व और उसका स्वास्थ्य योग के माध्यम से ही दुनिया हासिल कर पा रही है। और एक ऐसी यात्रा कह सकते हो आप इसको, जो एक देश से होती हुई संपूर्ण विश्व में घूम चुकी है। और आज 21 जून जब आता है, संयोग है कि वो दुनिया का सबसे लंबा, इस साल के 365 दिन का सबसे लंबा दिन माना जाता है। तो उस दिन को चुना संयुक्त राष्ट्र ने। उसके लिए मोदी जी का प्रयास, मोदी जी का जो विकास के साथ साथ अपने सनातन को भी संरक्षित कर रहे हैं। तो आज योग को लेकर अब किसी को बताना नहीं पड़ता। अब लाखों लाख योग के प्रशिक्षक समाज में लोगों को, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, वो समाज को ट्रेन कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल ट्रेनर उसके लिए तैयार किया। ट्रेनर जो समाज में लोगों के बीच में जाकर शहर में, गांव में, पार्कों में, संस्थाओं में, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, उन सब में योग की ट्रेनिंग पिछले लगातार दिनों से लोगों को सिखा रहे हैं। आखिरी सप्ताह जो 15 जून से 21 जून का बचेगा, वो एक महाअभियान है योग के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय के आवास राजभवन से लेकर समाज के उस हर आखिरी व्यक्ति के घर तक, गांव, नदी, तालाब, पोखर, जितने भी हेरिटेज स्थल हैं, जितने भी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थान है, चेतना के स्थान है, नदियों का किनारा भी है, गांव का वो अमृत सरोवर भी है। और अगर लखनऊ की रेजिडेंसी है तो काशी के माँ गंगा के तट के घाट भी हैं। अगर वो राज घाट भी है तो वो सारनाथ भी है, प्रयागराज का संगम भी है, बिठूर भी है। तो मुझको लगता है कि कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ से क्रांतिकारियों की चेतना न जन्मी हो, जहाँ से अध्यात्म न जन्मा हो, जहाँ से सांस्कृतिक चेतना न इस देश में फैली हो। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 4000 स्थान चयनित हुए हैं पूरे देश में 1 लाख स्थानों पर। चूंकि आपने 10 वर्ष का जिक्र किया, तो 10 वर्षों की इस अनथक यात्रा का जो परिणाम है, वो इस बार देश के 1 लाख स्थानों पर योग करते हुए आपको लोग मिलेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश ने भी अपने 4075 स्थान ऐसे महत्वपूर्ण तय किए हैं, जहां उत्तर प्रदेश में एक 25 करोड़ की आबादी योग करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में योग का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं से अद्वितीय है, अद्भुत है। और ट्रेनरों का जो काम है वो कर रहे हैं। अब इस बार के योग को लोगों ने कहा कि हरित योग भी है। हरित योग इसलिए है कि जितने भी प्राकृतिक स्थान हैं, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे अमृत सरोवर जो बने हैं गांव-गांव में, उन अमृत सरोवरों के किनारे भी एक विशेष काम ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा
पार्कों का चयन किया गया। विकास अपने पार्कों को योग पार्क के रूप में हम दोनों मिलकर उसको विकसित करेंगे। ये नगर विकास से टाई अप जो हुआ है वो अभी हुआ है कि पहले हुआ था? टाइप तो पहले से चल रहा था, जिसमें हमारे कुछ चिन्हित पार्कों में, शहर से लेकर शहरों में पार्क के, अब हम लोगों ने ऐसे पार्क चिन्हित किए हैं जहाँ सालों भर योग पार्क कहे जाएंगे, जहाँ योग की सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जो एक वातावरण क्रिएट किया जाएगा जहाँ लोगों को योग करना अच्छा लगेगा। एक ट्रेनर रहेगा, एक योग प्रशिक्षक रहेगा। हमारे आपने योग वेलनेस की चर्चा हो रही है आजकल, हम अपने 250 योग वेलनेस सेंटर उत्तर प्रदेश में बना चुके हैं, और जितने आयुष वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, पुराने अस्पतालों को नए अस्पताल के रूप में जब परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको एक नया नाम दे रहे हैं, आयुष वेलनेस सेंटर। एक और नाम जुड़ा है उससे, आरोग्य मंदिर। उन मंदिरों में योग सहायक और योग प्रशिक्षक की नियुक्ति होती है। वो फिर अब मरीज अगर कोई आया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने दवा के साथ साथ उसको कुछ योग भी ऐसे बताए जो योग उसके रोग के निदान में सहायक हैं। तो फिर हमारा सहायक, हमारा जो प्रशिक्षक है, वही उसको योग भी सिखाता है, जिससे कि वो आगे भी निरोगी रहे। जी। योग एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन तो वो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम है योग के रूप में, जहाँ सारा विश्व एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्थानों पे सब लोग करते हैं। लेकिन योग को लोगों ने अपने जीवन शैली में शामिल कर लिया है। लोग रोज योग करते हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं बहुत फिजिकल फिट के लिए वो काम कर सकें, अब लोगों ने कम समय में कैसे वो योग कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, बहुत लोगों ने उसको मॉडरेट किया है, बहुत परिवर्तन हुआ है उसमें। जैसा आपने कहा था कि यूपी में करीब 4000 से अधिक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जो योग दिवस के दिन वहाँ पे योगा होगा, तो क्या हमारे पास इतने ट्रेनर हैं कि वहाँ पे मौके में मौजूद रहेंगे या कि वो अपने आप करेंगे? बहुत सारे ट्रेनर हम लोगों ने इस बार ट्रेन करे हैं, और समाज में जितने लोग योग के प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उन सबका सहयोग लेकर उन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कि जैसे बहुत सारे मास में लोग आएंगे, तो हर जगह एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो है वही कराएगा। मतलब हर सेंटर पे जहाँ पे भी होगा एक प्रशिक्षक वहाँ पे मौजूद जी, होगा, जी, जी। उसकी देख रेख में ही। आज आपको लगता है कि आज योग के प्रशिक्षक के तौर पर समाज में हमारे एनजीओ के माध्यम से बहुत ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने यहाँ योग के सहायक रखे हुए हैं अपने पास, तो फिर उन सबका सहयोग लिया जा रहा है, और उसी के चलते हर स्थान पर आपको एक प्रशिक्षक के तौर पर एक योग्य ट्रेनर आपको वहाँ मिलेगा, जिससे कि आपको योग करने में सहायता मिलेगी। और योग ने सारे विश्व को अपने, कहते हैं ना कि अपने उससे बांध लिया है। अब किसी को बताना नहीं पड़ता, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, योग लोगों को जीवन में। अच्छा, योग से हम लोगों ने बच्चों को भी जोड़ा है। स्कूल कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, जो डिबेट आपस में कराई जा रही है उसको लेकर, तो स्कूल से लेके हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेजों में, इंटरमीडिएट कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, तो जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जितने प्रतिष्ठान है, बड़े इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग भी एक जगह एक मास में इकट्ठा होके योग करेंगे। तो उन सबके बीच प्रेरणा भरने के लिए जितने भी ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें कि उनमें जागृति आ सके, तो जन जागरण के लिए, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो लोगों को एक समाज में इकट्ठा करके एक कोई शोभा यात्रा निकाल के, जिससे लोग जागरूक हो, तख्तियाँ लिए हुए लोग योग के प्रति जागरूक करते हुए, तो इस तरह की यात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है। सर जैसे कि आप स्वयं एक गुरुजी भी हैं और आप बहुत विद्वान व्यक्ति भी हैं, मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक दिन हम लोग अगर योग दिवस मना रहे हैं, तो क्या एक दिन में हम लोगों को इतना जागरूक कर पाते हैं कि वो अगले साल करेगा या रोज करता रहेगा योग? देखिए, योग एक दिन करने की चीज नहीं है। एक दिन का योग जब सारा संसार करता है, ये आपकी विजय है कि आपकी एक सनातन विधा को योगी ऋषि मुनि कहते थे ना कि योगी हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठ के योग करता था। लेकिन आज एक समाज का एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, आज कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति योग से जुड़ा ना हो। आज जो व्यक्ति खुद योग करता है, उसके फायदे दूसरों को बताता है कि योग से मुझको इतना फायदा हुआ। रोगों के निदान में भी योग के से फायदे पहुंच रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि योग ही क्यों न करें, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और एक ऐसी आत्मिक ऊर्जा उनके अंदर भरी रहती है। जो लोग योग से जुड़े होते हैं, जो कभी अपने को थका महसूस नहीं करते, हमेशा एनर्जाइड बने रहते हैं। तो योग से, मैंने कहा ना, बच्चे बूढ़े
कोई समाज का ऐसा उम्र का कोई बंधन नहीं होता। तो उसको प्रयास ये हो रहा है कि योग हमारे स्कूलों में जुड़ जाए। आज बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो अपने यहाँ योग के टीचर रखते हैं, और बहुत जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन लोगों ने भी अपना योग टीचर्स की नियुक्ति किया है। तो मुझको लगता है कि जब बच्चा शुरुआत में अपने जीवन के स्कूलिंग से ही अगर वो योग से जुड़ जाएगा, फिर बाद में वो मास्टर होके निकलेगा, फिर वो समाज में लोगों को योग के प्रति जागरूक करेगा। तो जैसे अभी बहुत सी जानकारियां एनजीओ के माध्यम से मिली हैं कि तमाम स्कूलों में बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, और पहले हम लोग जब पढ़ते तो वहाँ पे पीटी और ऐसे क्लासेस होती थी। लेकिन क्या आयुष विभाग ऐसा भी प्रयास करेगा कि स्कूल कम से कम एक पीरियड जिसमें वो योगा ही सिखाए बच्चों को, तो शायद वो बच्चे स्वस्थ हो सकेंगे। मैंने आपसे कहा मैं खुद भी शिक्षक हूँ। मैं भी अपने कॉलेज में शुरुआत जब सवेरे करता था, तो प्रार्थना के बाद फिर पूरा योग का एक सेशन करता था। और आज ये चीज़ मुझको लगता है कि बहुत स्कूलों में शुरू हो चुकी है, और उसका बहुत प्रभाव है। और आपने जो कहा बच्चों में रोग, तो खान-पान, जीवन शैली, योग हमारे जैसे आयुष है, आयुष का मंत्रालय है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्ध है, स्वरिक्पा है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है। ये सारी विधाएं व्यक्ति को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तो योग भी उसमें सबसे बड़ा सहायक उनका है कि कोई व्यक्ति अपने खान पान को ठीक कर ले, अपनी जीवन शैली को थोड़ा अच्छा कर ले। और खान पान का जीवन में बहुत महत्व है। पहले का इंसान समय से खाता था, समय से सोता था, समय से उठता था, एकदम मिनट टू मिनट उसकी लाइफ थी। आज का इंसान कब खाएगा, कब सोएगा, और क्या खाएगा, कहाँ खाएगा, खाने भी एंडलेस हो चुके हैं। कॉकटेल और मॉकटेल का जमाना है। तो इससे क्या हुआ कि आहार विहार हमारे आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब सोते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है। तो जो लोग आयुष से जुड़कर अपनी जीवन शैली को सुधार रहे हैं, फिर योग के माध्यम से वो लोग अपने को फिर फिट रखने के लिए, हर संभव अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करें। तो मुझको लगता है कि योग से बड़ा सहायक मानवता का वर्तमान में इस संसार में कोई ऐसी विधा नहीं जो लोगों को इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा दे और निरोग रखे। आजकल के देखने में ये भी आ रहा है कि जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, फिल्मों को देख करके और हीरो को देख करके शरीर बनाने के लिए वो जिमों पर निर्भर होती जा रही है। मतलब बड़े बड़े जिम आपको देखिए, पहले जहाँ पे पूरे सेक्टर में या सोसाइटी में एक दो जिम होते थे, तो जिम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सरकारी विभाग भी पार्कों में जिम तो खोल रहे हैं, कहीं पे भी हमें योगा टीचर या योगा प्रशिक्षक पार्क में मौजूद नहीं होते हैं। तो इस पर आयुष विभाग क्या तैयारी करेगा? देखिए, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, जीने के संसाधन बढ़ रहे। पुराने समय में आपको याद होगा कि नागपंचमी का त्योहार होता तो दिन भर खेल में पूरा गांव व्यस्त रहता था। सारे बच्चे कबड्डी से लेके, कुश्ती से लेके, माना जाता था हमारे त्योहार भी लोगों को प्रेरित करते थे कि आज आपको खेलना है। और गांव गांव में अखाड़े हुआ करते थे। देसी एक्सरसाइज को अब लोग, जो मॉडर्न आपके जिम है, लेकिन जो पावर, जो ताकत, गामा पहलवान किसी अंग्रेजी उसमें पैदा नहीं हुआ। वो गांव किसी एक अखाड़े से निकला हुआ व्यक्ति था जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जो भारत के बहुत ऐसे अतीत के पुराने पहलवान हैं। तो देखिए, हर चीज की अलग महत्ता है। वो जिम नए उम्र के बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो देसी एक्सरसाइज पे भरोसा करती है। लेकिन योग नई पीढ़ी के लिए भी और पुरानी पीढ़ी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, मातृशक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नौजवानों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा ना कि जिम से योग की तुलना नहीं की जा सकती। और आजकल मैं आपको बताऊं कि जितने जिम के लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने यहाँ योगा टीचर रखा है, योग के ट्रेनर रखे हैं। इसलिए कि बहुत सारी जो फ्री हैंड एक्सरसाइज कराते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे हैं जो योग में अपने आप जो है उसमें आता है। तो उस दो सब एक दूसरे के पूरक है, सब एक दूसरे के सहायक है। तो ऐसे में मैंने कहा कि अतीत की ये धरोहर है, इसको सहेजने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। योग हमारी विरासत है, योग हमारी ताकत है, और योग न जाने कब से है। जितनी नई चीजों की चर्चा दुनिया करती है, नई विधा की, नई पैथी कोई डेवलप हो रही हो, लेकिन अतीत में जब आप झांकिएगा तो हजारों हजार बरस इंसान किसी आधुनिक पैथी से जिंदा नहीं था।
वो वही सनातन इलाज की पुरानी पद्धतियां, जीने के तौर तरीके। तो ये सारा संसार जो आधुनिक हुआ है, ये पिछले 500 साल की दुनिया है। आविष्कारों से लेके पूरे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, जो विकास आपको दिख रहा, किसी भी आप वैज्ञानिक के द्वारा किए गए आविष्कारों की उम्र जब आप देखिएगा, तो कोई 400 साल पहले, कोई 300 साल पहले, कोई 500 साल पहले, लेकिन इस दुनिया में इंसान पिछले 10,000 साल से जिंदा है। उन 10,000 सालों में 9,500 साल की यात्रा किस आधार पे वो पूरा किया है, कैसे वो जिया, कैसे वो निरोग रहा। हमारे आयुर्वेद का जिक्र वेद में है। वेद जो है, ये दैवी ग्रंथ माने जाते हैं, जिनकी हमारे पुराने दौर में ईश्वरी ग्रंथ कहे जाते हैं। उनमें अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद। तो मानव का जन्म हुआ, उसके बाद से मानव कैसे जिएगा, इसकी चिंता आयुर्वेद। आप चारों वेद को जब आप उठा के पढ़ते हैं, तो किसी वेद में जीवन जीने के प्रकार बताए गए हैं, कैसे इंसान जिएगा। किसी वेद में इंसान कैसे स्वस्थ और निरोग रहेगा, उसमें इलाज के लिए, मतलब मैंने कहा नहीं, चारों वेद संपूर्ण इंसान के जीवन से जुड़े हुए वेद हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि इंसान जन्मा है, तब से उसके स्वस्थ और निरोग रहने की चिंता हमारे ग्रंथों ने किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया, हमारे ईश्वर ने किया। आयुर्वेद के भगवान है, भगवान ईश्वर के देवताओं के जो वैद्य कहे जाते हैं, वो भगवान धन्वंतरी है। उनके मानवीय अवतार के रूप में जो जन्मे, काशी नरेश के रूप में दिवोदास, उनको धन्वंतरी भगवान का अवतार माना जाता है। तो ये सारी विधाएं ऋषि मुनि देवताओं से ही पृथ्वी पर आई हैं, और आज सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। आज भी वो है, और लोगों के लिए कितना जीवन जीने के नए राह दिखा रहे हैं लोगों को। तो मुझको लगता है कि मोदी जी ने जैसे संकल्प लिया, योग को सारे विश्व में स्थापित किया, वैसे आयुष के लिए, चूंकि आयुष का मंत्री हूँ, आपसे आयुष की बात न करूंगा तो उचित नहीं होगा। तो आयुर्वेद की उम्र हजारों साल है। सिद्ध एक हमारे ऋषि हुआ करते थे, महर्षि अगस्त। उन्होंने दक्षिण भारत, वो काशी के रहने वाले थे, जन्मे थे। उन्होंने दक्षिण की यात्रा किया, तो आज से 6,000 साल पहले उन्होंने सिद्ध एक विधा है, तो सिद्ध के जन्मदाता महर्षि अगस्त हैं। 6,000 साल हो गया। यूनानी जो विधा है, ये यूनान से जन्मी है, जो भारत में फल फूल रही है। उस विधा की उम्र मानी जाती है, ये भी 5,000 6,000 सालों से है। जिस प्राचीन यूनान की बात हम आप इतिहास में पढ़ते हैं, उस यूनान से इसका जन्म हुआ है। होम्योपैथ है, आज से 270 साल पहले जर्मनी के एक एलोपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे, हैनीमैन सर, उनके द्वारा इस विधा का जन्म हुआ। उसकी उम्र भी 270 साल है। सुवारिकपा है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है। उस विधा के भी जन्मदाता माना जाता है भगवान गौतम बुद्ध को। उसकी भी उम्र 2700 साल हो चुका भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से। तो मैंने लगा कि ये देश की वो सनातन विधाएं हैं, जिन्होंने मानव को आज तक स्वस्थ और निरोग रखा है। आने वाले दिनों में इनकी उपयोगिता, इनकी स्वीकार्यता और बहुत बढ़ी है। तो यह योग दिवस भी इस बार का ऐतिहासिक होगा, अविस्मरणीय होगा। मुझको लगता है कि विश्व में संख्या जिस तेजी से बढ़ रही, उत्तर प्रदेश भी जैसे भागीदारी के लिहाज से दुनिया में किसी एक देश, किसी एक राज्य में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती जितनी बड़ी भागीदारी संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश की होती है। पूरा देश योगमय हो जाता है उस दिन। तो कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, साधु संत से लेके, राजनेताओं से लेके, मठ मंदिरों से लेके, कोई स्थान आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जहाँ के लोग योग करते हुए न दिखे आपको। देखा आपने कि आयुष मंत्री जी ने कहा कि योग हमारी विरासत है, और योग कब से है इसको सही सही आकलन तो कोई बता ही नहीं पाएगा। जब से शायद मानव सभ्यता है और भारत में संस्कृति है, सभ्यता है, लोग हैं, तब से योग भी है। तो इसलिए योग को केवल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज मना रहे हैं, वो एक दिन का पर्व या मतलब त्योहार नहीं है, वो हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। तभी हम निरोगी हो सकते हैं और निरोगी काया के साथ आगे भविष्य में बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरबजीत के साथ संतोष पाठक, लखनऊ।